इतना सारा प्यार और इतनी सारी यादें, आपके लिए सबसे प्रेशियस मोमेंट कौन सा रहा? हेलो, सबसे पहले आप सबको जय स्वामीनारायण। सबसे स्पेशल मोमेंट मैं कहूँगा जब आसिफ भाई ने मुझे ये रोल दिया, मुझे बुलाया ऑफिस में और कहा कि ये जेठालाल का रोल मैं आपको देना चाहता हूँ, आप करेंगे। और चूँकि मैं और आसिफ भाई हम लोग कॉलेज के ज़माने से एक दूसरे को जानते हैं और आज तक उन्होंने जितनी सीरियल की, जितनी कॉमेडी सीरियल की, उसमें सब में उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अच्छा किरदार दिया है। चाहे वो हम सब एके हो, मेरी भी वंडरफुल हो, ये दुनिया रंगीन हो, और ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा हो। तो बचपन से हम तारक भाई के इस दुनिया में उल्टा चश्मा कॉलम को पढ़ते आए हैं और मैं इस कैरेक्टर से बहुत ही वाकिफ़ था कि कितनी धमाल और क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। तो जब आसिफ भाई ने मुझे पहली बार जब ये रोल के लिए 2008 में जब बुलाया उनकी ऑफिस में और कहा, आई थिंक वो मोमेंट मैं आज तक भूल नहीं पाऊँगा। वो मेरे जहन में आज तक वो छपी हुई है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर वो मुझे ये रोल नहीं देते तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता। और इतने करोड़ों लोगों का जो प्यार मिला है, जो इज्जत मिली है और वर्ल्ड ओवर, वो मैं उससे वंचित रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी यादें हैं एंड बिल्कुल आप इससे वंचित नहीं रहते। यू वर टोटली मेड फॉर दिस इफ यू हैव टू सी फ्रॉम आवर आईज। मेरा अगला सवाल तो गोकुल धाम सोसाइटी के मॉरल कॉम्पस है, लेकिन आपको ऐसा कभी लगता है कि आप जेठालाल जी को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हेलो, आपको ऐसा लगता है? मेरे लगने से क्या ही फर्क पड़ता है? फिर आपको फर्क पड़ता है? नहीं, सबको पता है ना कि जेठालाल की शरारत कितनी, तो फिर डांट तो पड़ेगी। नहीं, उनका कहने का ये है कि जब भी कोई शरारत नहीं होती तो भी डांटते हैं, उसका क्या? वैसे तो पूछा नहीं ना, वैसा पूछा नहीं आपने। नहीं, वो डांट के पीछे प्यार है छुपा है, तो वो डांट तो पड़ती रहेगी और प्यार करता भी रहूँगी। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हर सोसाइटी में, मुंबई की हो या भारत की हो, हर सोसाइटी में एक भिड़े तो होता ही है, एक जेठालाल होता ही है, और जिसके पीछे भिड़े को पढ़ना ही पड़ता है मेंटेनेंस के लिए। अगर हर एक सोसाइटी का एक एक मेंबर अगर अपनी जिम्मेदारी सही से समझे तो मेरे ख्याल से किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कोई झसा उल्टा ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सेक्रेटरी का जो जॉब होता है वो एक बोलते हैं ना कि ऑनररी जॉब होता है, उसके लिए ही इज नॉट पेड फॉर दैट, उसको पेमेंट नहीं होता। लेकिन जितने भी लोग आज सेक्रेटरी बने हैं या चेयरमैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूँ कि हर महीने में मेंटेनेंस का चेक मांगने के पीछे जो पीड़ा होती है वो सिर्फ भीड़ ही समझ सकता है, कोई सेक्रेटरी समझ सकता है। और मेरे ख्याल से उसके लिए शिस्तबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके गोकुलधाम सोसाइटी जैसी सोसाइटी हर जगह बन पाएगी। बिल्कुल। बिजनेस वूमन का वो लोगों तक पहुंचा है बहुत अच्छी तरह से। और मैं हमेशा कहती हूँ कि माधवी के अचार की तरह हमारा शो है कि अचार जितना पुराना हो कैसे टेस्टी बनता जाता है, वैसे ही 17 साल के और अभी 25 साल जितना पुराना हो जाए वो उतना ही निखरने वाला है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर माई अचार एंड दिस शो ऑल्सो। सो थैंक यू अर्षित जी वंस अगेन। क्या बात है, सो ब्यूटीफुली पुट। अगला सवाल, कभी आपने असित जी को कहा है कि अब तो करा दूं? आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, क्योंकि 17 साल से मुझे हर रोज बैचलर फील करवा रहे हैं। 12 घंटे शूट पे रहता हूँ तो ये फील करता हूँ कि मैं बैचलर हूँ। बट जोक्स अपार्ट, अब सिर्फ यही बचा है कि मेरे घर पर रिश्ते के लिए लोग आते हैं कि इनकी अगर शादी ना हुई हो तो हमारे पास है सुकन्या और हम करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इसका जवाब आसिफ भाई दे पाएंगे, क्योंकि उन्हीं को पता है कि पोपटलाल के भाग्य में क्या लिखा है। आसिफ जी क्या कहना चाहेंगे आप? अभी पता नहीं है, अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन में सवाल पूछने वाले हैं कि पोपटलाल की शादी करवा दो। कितने लोग हो यार, हाथ ऊंचा करो ना, वोटिंग करते हैं मालूम पड़ेगा।
आधा आधा इधर बोलते, मैं इसमें फंसता हूँ। आधा लोग हाँ बोलते, आधा लोग ना बोलते। तो अभी ऑडियंस को तय करने दो, तब शादी करेंगे। चलो। मुझे लगता है दो माइक आगे मिलता। सबसे पहले कहना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आसिफ भाई जी को, जिन्होंने कि ये रोल मुझे दिया। और जिस दिन उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया था, तब एक ही बात कही थी कि मैं तुझे वो दे रहा हूँ जो तेरी कुंडली में नहीं थी। वो मुझे मिल तो गया, लेकिन उसके ऊपर बहुत लोगों की नजर लग रही है। बस यही मेरा जेठालाल जी से प्रॉब्लम है। थैंक यू। क्या बात इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से पिन पॉइंट, पर मैं अपने हिसाब से ये बोलना चाहूँगी, मेरे लिए वो यादगार मोमेंट तब होगा जब हम यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाएंगे, चाहे मैं यहाँ पे मनाऊँ या कलकत्ता में मनाऊँ। और हम अपनी शो में ये दिखाने वाले ज़रूर बहुत जल्द कि हम लोग दुर्गा पूजा मनाएंगे। सो एज ऑफ नाउ फॉर मी वी हैव हैड ब्रिलियंट मेमोरीज रिलेटेड टू द शो। गरबा हम करते हैं, गरबा तो खैर हम सिर्फ नवरात्रि में नहीं, कोई भी अच्छी क्या बोलते हैं मोमेंट, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट हो तभी भी करते हैं। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी हैव टू डू दुर्गा पूजा इन आवर शो। But having said that, we have had wonderful memories with each other, doing various scenes, क्योंकि हमारी सबके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक फ्रेंडशिप है, जो भी उसे फ्रेंडशिप का नाम दो, चाहे आप प्रोफेशनल या जो भी है। सो वी हैव हैड रियली वंडरफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, एंड आई थिंक जो भी हमने इतने दिनों तक साथ में किया है काम, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सब कुछ होता है, बट आई थिंक वी हैव हैड रियली wonderful memories. So मेरे लिए तो ये थोड़ा difficult है ये बोलना कि which one was, because I've been there since day one, thankfully. So for me it's been a really great journey. How many years? 17 years, so many days. So yeah. Anyone else, please? इतने फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली हो या ये, उसके अगले दिन ऐसा लगता है कि नहीं वो तो हमने मना लिया, अब वो तो हो गया, अब घर पे क्या मनाना है, या वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी कि नहीं होली तो मना ही नहीं है अब तक। तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पर्सनली यहाँ पे ज़्यादा, मतलब इतने सारे लोग हैं, हम वी एंड अप सेलिब्रेटिंग ये पूरा सारे फेस्टिवल्स लाइक अ फैमिली यहीं पर, और इतने डिटेलिंग में हम सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। होली भी मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में इतनी बार और इतने शोर शराबे के साथ होली खेली होगी जैसे मैंने यहाँ पे सेट पे खेली है। सो इतना प्यार और इतना धमाकेदार मज़ा आता है यहाँ पे सेलिब्रेट करने में कि लगता है कि जैसे कभी कभी हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि ये फेस्टिवल हाँ ठीक है ये बार ये नहीं मनाएंगे, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। सो या इट फील्स अमेजिंग दैट वे। क्या बात है। रोशन जी? जैसे बबीता जी ने बोला दैट यादगार मोमेंट्स, तो हर ही मोमेंट इतना वंडरफुल है। शूट करते वक्त भी इतने वंडरफुल मोमेंट्स हुए हैं। वैसे मैं अभी मुझे 1 ही साल हुआ है ये शो ज्वाइन किए, तो सभी मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ही यादगार हैं। सो थैंक यू सो मच। क्या बात है। और जैसे बबीता जी ने भी कहा एंड रोशन जी ने भी कहा कि इंडिया के जो सारे फेस्टिवल्स होते हैं ना, स्पेशली वो जोरों शोरों से जब आप कभी someone has to come and see us playing होली। So I think जिस दिन रियल होली होती हम लोग उस दिन घर पे सोते हैं, आराम करते हैं, then we come back again, और अगर सीन रह गया है तो again the next day we have to play होली, so we do that, so we play like एक फेस्टिवल हम लोग बहुत दिनों तक मनाते हैं। So it's difficult to pinpoint one thing, but yeah, वेरी महिलाओं के बीच में मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आप जिन्हें कहते हैं आपकी ATM अंजलि तारक मेहता जी, आपको लगता है कि जो पूरी आपकी ज़िंदगी है उसमें कभी भी आपको उनके हेल्दी फूड से कोई छुटकारा मिलने की गुंजाइश है? जी नहीं, जब तक ये कभी भी, मतलब खुशी के मौके भी मुझे हेल्दी खाना ही खिलाती हैं। मिठाई को अगर मैंने देख भी लिया ना तो ये इस तरह से डांटती है जैसे मैंने किसी और लड़की को देख लिया हो। तो शी इज सो हेल्थ कॉन्शियस एंड वो इस बात का भी ध्यान रखती है कि तारक जो सभी को इस सोसाइटी में बैलेंस रखते हैं, उनकी हेल्थ सही सलामत है।
No, but on a very serious note, how do you feel about the entire family and such a huge celebration coming together? इट्स एन अमेजिंग फीलिंग 17 साल की जर्नी है, मैंने कुछ साल पहले ज्वाइन किया था एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीबडी ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे किरदार को इतने अच्छे से संभाल के मैनेज किया और स्पेशली दिलीप जी, उन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग पहले दिन से जो हमारा वो तारक और जेठालाल का जो दोस्ती वाला किस्सा है उसमें जान डालने के लिए उन्होंने शुरुआत से मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। This is what we call family. मार्केट में जैसे पतंजलि होती है, हमारे यहाँ मितांजलि है, यही फर्क है। मार्केट में पतंजलि, हमारे यहाँ मितांजलि। मार्केट को तो हम अब रहे भी नहीं देते हैं। हम बढ़ते हैं, हमारी जो पुरुष मंडली ऐसा ही फील होता है कि हम रियल मिशन पे हैं। जैसे अभी भी एक मिशन चल रहा है और जब हम शूट कर रहे हैं तो ऐसा ही फील होता है कि हम रियल में फ्रेंड्स हैं, साथ में शूट कर रहे हैं। तो वो कभी महसूस नहीं होता कि हम एक्टिंग कर रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा ही लगता है कि हम रियल मिशन पे निकले हैं, तो एक्टिंग ऐसा लगता है रियल कर रहे हैं। और मैं अपना एक रिसेंटली एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैंने अभी घर शिफ्ट किया, तो जब मैं घर देखने गया तो वहाँ के सेक्रेटरी बोलते हैं, सर ये जो हमारी सोसाइटी ना बिल्कुल गोकुल धाम है, बोलते यहाँ पे हम सारे त्योहार मनाते हैं, नवरात्रि, दिवाली, गणपति, आपको यही रहने आना है। मतलब ठीक है, तो हम यही घर फाइनेंस करेंगे। तो बाहर में भी जहाँ पे भी आप जाते हैं तो सारी सोसाइटी अपने आपको गोकुल धाम सोसाइटी ही बोलती है। तो ये आप सबका प्यार है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। क्या बात है, जोरदार। That is a phenomenon. सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा जो फेवरेट मोमेंट होता है वो है अब्दुल सोडा शॉप। अब्दुल की दुकान पे जब हम यार बैठते हैं ना, तो रियली इट्स नॉस्टैल्जिक मोमेंट। मेरे को जितने भी मेरे दोस्त या कहीं कोई भी मिलता है ना जो तारक मेहता का फैन है, वो यही बोलता है, यार तुम लोग जीते हो यार, वो मोमेंट जीते हो। जब दोस्त यार एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम में अपना सहयोग दे रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वो मोमेंट जो है ना, वो मेरी लाइफ का भी सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। अब्दुल सोडा शॉप, जहाँ हम सब यार मिलते हैं और अपने दिल की भड़ास, थकावट और सोडा पी के जो है ना अपने गम भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच। सही बात है। I love the emphasis on soda there, ladies and gentlemen. टप्पू सेना की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों के साथ बड़ी हुई है जनरेशंस। आप लोगों के प्रैंक जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में बड़े फेमस है। तो आपका जो प्रैंक है रियल में कभी ऐसा फर्क आया, कोई प्रैंक जो आप लोगों को याद रह गया? रियल हेलो, आप सबको जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी टीम को। तो रियल प्रैंक जो है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग इतना डेंजरस प्रैंक करते हैं, लेकिन हम ऐसे सेट पे बहुत अलग अलग लोगों के साथ प्रैंक करते हैं। जैसे अगर हमने कुछ ऑर्डर कर दिया तो उनको घुमा देते हैं हम लोग पूरे सेट पे, कभी ये सेट पे कभी वो सेट पे, लेकिन फिर उनको सॉरी भी बोलते हैं, रिस्पेक्ट भी उतना देते हैं और उनको फिर फोटो भी खिंचाते हैं और पूरा सेट भी घुमाते हैं। सो हम लोग एक साइड से प्रैंक भी करते हैं, मजे भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सॉरी बोल देते हैं। तो वही जो हम शो में दिखाते हैं, हम असली लाइफ में भी वैल्यू उतना ही करते हैं, उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। क्या बात है, हंसते खेलते कट जाए रस्ते। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा आशीष सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस इमॉर्टल जर्नी में हिस्सा बनने के लिए मौका दिया। थैंक यू रियली। मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ ना इस टाइम कि मैं लिविंग लेजेंड्स के बीच में बैठा हूँ। आई होप आप सब भी यही मानते होंगे कि ये हमारे जो भी सीनियर आर्टिस्ट है सब लिविंग लेजेंड्स है, क्योंकि 17 ईयर्स किसी को हंसाना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो आशीष सर आपकी वजह से बैठा हूँ। थैंक यू सो मच। और आपका क्वेश्चन जो था, नहीं यार, हम लोग बहुत प्रैंक्स करते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में साथ में भी प्रैंक्स करते हैं। जैसे अजहर के साथ हमने किया था हम लोग इसको भूतों से बहुत डरता है ये, तो हम लोग इसके सामने एक या इसके बैग में कुछ रख दिया कि जैसे नींबू रख दिया, कुछ रख दिया, तो इसे डर जाता है कि ये कहाँ से आया। तो वैसे बहुत सारे प्रैंक्स करते हैं। खुशी के साथ हमने बहुत प्रैंक्स किए। खुशी अपना एक्सपीरियंस खुद बताएगी। सबसे पहले नमस्ते आप सभी को, और सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी और धन्यवाद बोलना चाहूँगी आशीष सर को कि सर थैंक यू सो मच। एंड
जैसा आपका सवाल था, तो जब मैंने ज्वाइन किया तो ये सब हम रियल लाइफ टप्पू सेना ही हैं। ये चारों मिलके इतना प्रैंक करते थे मेरे साथ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट दे आर फन। एंड मैं एंड में बताती कि अरे क्या चल रहा है ये, फिर एकदम एंड में जब मैं एकदम पूरी वो हो जाती थी, उसके बाद ये रिवील करते थे कि ओके वी आर डूइंग प्रैंक। तो इनके प्रैंक तो बहुत बार, ये लोग प्रैंक स्टार है इंडिया के, मैं ये बोला मेरा एक्सपीरियंस है ये। सो ये बहुत प्रैंक करते हैं, लेकिन बहुत मजा भी आता है। सो पहले ये चारों मिलके मुझ पे करते थे, अब मैं इनका हिस्सा बन के अब हम पांचों मिलके सब पे करते हैं। सो आई ऑल फन। थैंक यू। क्या बात है, पूरी सेना सब पे भारी, दैट शुड बी द। जी जी मैं बोलना चाहूँगा, हेलो एवरीवन। जैसे आपने बोला कि हम यहाँ पर 17 साल से बड़े हुए थे, मैंने और समय ने मतलब इट्स बीन 17 years एंड वी वुड लाइक टू थैंक आसिफ सर फॉर दिस। जो हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो आज कहीं ना कहीं खुद को शायद वो फोटोज़ में देखते होंगे या एल्बम्स में देखते होंगे, लेकिन आज मैं और समय इतने प्रिविलेज है कि हम खुद को, जब भी हमें खुद को देखना होगा, हमारा बचपन देखना होगा, तो हम हमारे पुराने एपिसोड्स लगा के देख सकते हैं और वो मोमेंट्स जो है जो हमने देखे हैं, जो एंजॉय किए हैं। सो इट्स रियली थैंकफुल आसिफ सर, थैंक यू सो मच। मैं मेरे तरफ से और समय की तरफ से, हम दोनों की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड टू द होल टीम, दिलीप सर, श्याम अंकल, एवरीवन जिन्होंने हमारे बचपन से लेके हमें इतना गाइड किया। आज 17 साल हम खैर जो भी हमारी एज है 20, 25, 30 जो भी एज है हमारी बता दें, तो 17 साल जितना सब जितने मंदार अंकल हैं, सोनालिका दीदी है, अमित अंकल, ईच एंड एवरीवन, मुनमुन दीदी, तनुज भाई, श्याम अंकल, एवरीवन, तन्मय भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर लविंग अस एंड थैंक यू सो मच। एक डोगी जब छोटा था उसके साथ मैंने प्रैंक किया, तो पता नहीं उसको याद भी होगा कि नहीं, वो कुछ 4 साल का था, 4-5 साल का, और गणपति का हम शूट कर रहे थे सीक्वेंस। तो गोगी ऐसे थोड़ा सा पीछे खड़ा था, छोटा सा, तो उसकी मम्मी साइड से उसको बोल रही थी आगे जा। तो मैंने ऐसे आँख के कोने से देख लिया उसको, मैं उसको पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया और वो जाना चाह रहा है, बेचारा इतना छोटा था, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो बोल आगे जा। तो मैं उसको छोड़ दिया, जा पता नहीं याद है तेरे को। हमने समय के साथ बहुत प्लान किया था। जब पहला नया शो था तब हमें ऐसा हुआ था कि हम इजिप्ट जा रहे घूमने। तो पहले जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे, समय बहुत छोटा था, तो हमने मिलके समय को बोला कि हमें फ्लाइट से जाना है, लेकिन फ्लाइट जो है वो पानी के अंदर से जाएगा। अब समय उसको स्विमिंग आता नहीं था, समय में कि यार मैं कैसे, अगर फ्लाइट पानी में उतरा तो मैं कैसे, नहीं तुझे तैर के जाना पड़ेगा। वो उसके जाकर उसकी मम्मी, मेरे को स्विमिंग नहीं आता है, मैं कैसे अभी फ्लाइट वाइट। तो उसकी मम्मी आ गई, तुम लोग क्यों उसको डरा रहे हो यार, बेचारा छोटा है। तो वो बहुत पहले से बहुत मासूम है समय। लेकिन सर मुझे वो चीज़ तो किस्सा याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मुझे एक किस्सा बहुत याद है और वो मेरे लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रहा है। मेरा और दिलीप सर का सीन था और मैं उनके घर पे था, और तभी वो फेमस उनकी लाइन कि साइनिस्ट को साइनिस्ट क्यों कहते हैं, ये हम शूट कर रहे थे। और तभी हम लोग शूट कर रहे थे और हम लोग दोनों को इतना मज़ा आया कि दिलीप सर ने मुझे बहुत अप्रिसिएशन दिया, और मेरा अप्रिसिएशन सुनकर पूरी यूनिट ने ताली मारी थी यार। तो वो मेरे दिमाग में रह गया है यार कि मतलब मैं इसी के लिए यहाँ पर हूँ कि मैं सर के वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सो मैं एक्चुअली मैं अभी भी फिलहाल मेरी टंग होल्ड बहुत टंग होल्ड कर लेता हूँ जब भी सर के साथ बात करता हूँ। लेकिन जैसे अजहर ने बोला, ईच एंड एवरी वन यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट हैं सब लोग ओपिनियन देते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देते हैं। इनफैक्ट आर्टिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से यहाँ पर है तो स्पॉट दादा, लाइट दादा, वो लोग भी अपने ओपिनियन दे देते हैं। तो उनको भी एक अलग यस एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है, आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आपकी क्या कहानी है? बहुत मजा आता है जब भी आप बहुत मजा आता है जब भी हम सीन करते हैं तब। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा आसिफ सर को कि थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मैं इधर हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरे दोस्त मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं जब भी सीन होता है, जब भी हम सीन करते हैं तो भी इतना मज़ा आता है। जब वो प्रैंक में तो मेरे साथ इतने प्रैंक्स हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये बोला जाता है
कि एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे हम सब कुछ पता चल जाता है कि तू कहाँ बैठा है, तूने कौन से कलर का शर्ट पहना है, तूने कौन से कलर की पैंट पहनी है। तो हम इस पे तेरा नाम डालेंगे तो वो सब कुछ आ जाएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो मैं उतना डर गया था उस दिन कि बट बहुत मजा आता है सबके साथ सेव करके। और थैंक यू सो मच आसिफ सर कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और थैंक यू सो मच। है ये काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, और इसमें अगर कहे ना कि जैसे खाने में एक नमक जो काम करता है, वैसे आपकी इनोसेंस ने काम किया है यहाँ पर। तो आपकी इनोसेंस और ये जो एक लंबा सफ़र है उसके बारे में आपका क्या सोचना है, वो क्या फील होता है? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज 17 साल पूरे करके 18th ईयर में जा रहा है, इसलिए आसिफ भाई को और पूरी टीम को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। इनोसेंस की बात की आपने, बहुत ही शो का आई थिंक बैकबोन है इनोसेंस। 28 जुलाई 2008 को एक अगर बच्चा पैदा हुआ होगा तो आज वो 17 साल पूरा करके 18वें साल में यानी मे बी 11th या 12th में गया होगा। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी मैच्योरिटी गेन की होगी, लेकिन हमारे शो का सबसे बेस्ट और सबसे की इंग्रेडिएंट है वो इनोसेंस, जो 2008 में भी थी, आज भी वही बरकरार रही है। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, अपार्ट फ्रॉम एक्टर्स आसिफ भाई, जिन्होंने ये हमेशा अपने जहन में रखा है वाइल गोइंग थ्रू द स्क्रिप्ट्स कि किसी कैरेक्टर की इनोसेंस कहीं पे भी मिस ना हो जाए। सो आई एम थैंकफुल टू आसिफ भाई, आई एम थैंकफुल टू दिलीप भाई, टू ईच एंड एवरी एक्टर्स, क्योंकि 2008-9 में मैं भी शो में छोटे मोटे कैमियोज करने आया करता था। मैंने रिक्शा वाले का भी रोल किया है, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर का भी रोल किया है। तब ये लगता था कि इतने बड़े शो में यार मुझे कब चांस मिलेगा। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आसिफ भाई इस कैरेक्टर को परमानेंट बना लिया। आप सबका बहुत प्यार मिला, सो थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। मिस्टेक हो गई, बड़ा फेमस है, बड़ा सबके एकदम लबों पर है। कभी ऐसा आम खास होता है कि लोग आपको कहते हैं एक बार बस वो मत बोल रहा था। So thank you so much everyone यहाँ पे आने के लिए। I'm really happy to be a part of this show with all these actors. Thank you आसिफ जी, thank you to each and every one over here कि मुझे चांस मिला कि बचपन में ये शो देखती थी and now I'm a part on the screen. So it's a privilege to be a part of such a legendary show. And जैसे आपने बोला गलती से मिस्टेक, तो ये मुझे हर बार मैं जहाँ पर भी जाऊँ, सेट पे रहूँ, सोशल मीडिया रहे या मैं किसी से मिलूँ, तो मुझे यही आता है सामने से। और बच्चे से लेके हर एक जन यही बोलता है कि एक बार वो बोल के दिखाइए ना, गलती से मिस्टेक हो गई, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी कभी नींद में भी मेरे सपने में वही आता है कि गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। तो आई कि इतनी आदत पड़ चुकी है उस डायलॉग की अभी मुझे कि कहीं मैं रियल लाइफ में भी मैं वही सिर्फ सॉरी ना बोलूँ, आगे वो भी निकल जाता है गलती से मिस्टेक हो गई। सो ये हर एक लाइन हर एक एक्टर की कितनी फेमस हुई है, मतलब हर एक का एक तकिया कलाम है जो फेमस हुआ है, इतना ये शो चला है और इतना लोग प्यार करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन ओवर हियर फॉर लविंग दिस शो सो मच। क्या बात है। तो मैंने आसिफ भाई को रात को 1 बजे फोन, तो मैंने कहा यार आसिफ भाई मैं केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर ग्रो नहीं हो रहा, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तेरा एपिसोड मैंने सोच के रखा है, 2036 में एक एपिसोड आएगा और वो सॉल्व होगा। अब एक विशेष बात बोल रहा हूँ, ये मीडिया के लिए नहीं है, आप लोग कैमरा किसी भी तरफ रख सकते हैं। 2036 उन्होंने क्यों कहा, मैं एक घटना बताता हूँ। शायद सन 2011-12 की बात है, हम लोग कलकत्ता गए थे कुछ काम से, हम और आसिफ भाई। हम माँ काली मंदिर से दर्शन करके बाहर निकल रहे थे, तो एक बाबा वहाँ बैठे हुए थे, तो हम और आसिफ भाई गए और उनके पैर छुआ। हम निकलने लगे तो बाबा, एक तेजस्वी उनका चेहरा था, उन्होंने आसिफ भाई को देखा और कहा, ए बेटा इधर आ। हम लोग थोड़ा डर के और घबरा के उनके पास गए, बोले क्या करता है तू? तो आसिफ भाई कुछ सपकाए, तो मैंने कहा कि हम एक सीरियल बनाते हैं, इनके निर्माता हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
तो बाबा ने आसिफ भाई को बहुत घूर के देखा, तो हमको लगा कुछ डांटेंगे या कुछ श्राप दे देंगे। ये 2011-12 की बात है जब हमारा तारक मेहता काफ़ी एक चढ़ाई की ओर चढ़ माने हमारी सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था। बाबा ने देखा आसिफ को और कहा कि बेटा 2036 तक तो तेरे तारक मेहता को कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की उसको मां नहीं छोड़ेगी। तो ये बात किसी ने भी सीरियल को अवरुद्ध करने की या रोकने की कोशिश की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो ये आसिफ भाई को, उसके बाद हम लोग रात को होटल में आए, हमने सोचा कि बाबा को फिर से मिलते हैं, कुछ और लालच हुई उसके बारे में, पर वहां जाने के बाद पता चला कि ये बाबा यहाँ कोई आता ही नहीं था। तो शायद आसिफ भाई को आशीर्वाद देने के लिए वो बाबा आए थे, और 2036 तक तो हम निश्चित हैं आगे की कल्पना और आगे की मेहनत हम सबको करनी। धन्यवाद, थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, बहुत ही बढ़िया। सुंदर जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आपके लिए। सॉरी, आपने आज तक जेठालाल जी से मोटा मोटी कितने पैसे हथियाए होंगे? रफ फिगर, जस्ट वन नंबर। अरे मैं गिनती के लिए थोड़ी ना लेता हूँ, मैं तो मजे के लिए लेता हूँ। ये मेरा शौक है। वो सभी पैसा जो है वो मैंने संभाल के रखा है, वो मैं सब वापस करने आने वाला हूँ। वो सब मेरे मन में प्लान है, पर वो प्लान अभी बताना नहीं है। वो आसिफ भाई के साथ मेरा सब डिस्कस किया हुआ है, और उसमें से मैंने आज तक एक पैसा नहीं वापरा है। वो हर एक टैक्सी वाला भी मुझे वापस दे जाता है। आप भी जो 2036 का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं बोल रहा हूँ इन्होंने 14 साल कम कर दिए ये बोल के। जब 100वां एपिसोड था तब आसिफ भाई को मैंने बताया था कि सर अपनी ये सीरियल है ना 50 साल चलेगी। आसिफ भाई गलत बोल रहा हूँ तो बताना। मैं बोल रहा हूँ बाबा ने कम कर दिया। वो बाबा गुरु के सुंदरी था वहाँ पे। मैं आपको बता दूं, बाबा का मजाक न उड़ाएं। मैं आपको बता, वो बात सत्य हुई है। मैं कहना नहीं चाहता। कुछ लोगों ने कोशिश की थी, माने मेहनत करके हमारे शो के लिए कमेंट में ट्रोल करके नेगेटिव बात करने की। कुछ लोग बहुत तकलीफ में हैं जिन्होंने कोशिश की थी, मैं कहना नहीं चाहूँगा ऐसे शुभ अवसर पर। और उस बाबा का मजाक न उड़ाइए। 2036 तक मेहनत शांतिपूर्वक करते रहिए भिड़े और कोशिश भी करना। ये जो आपने बात कही ना, उसके लिए वो कहते हैं कि झाड़ पर बेल है तो लोग तोड़ने तो आएंगे ही ना। नहीं, पर ये है कि जब से जब पहली बार हम अहमदाबाद शूट करने गए थे, तब हमारे अशोक भट्ट साहब भी थे, सबको याद होगा। और उन्होंने भी जब शायद एक पहली जो पार्टी थी तारक मेहता साहब के जन्मदिन की थी, वो जो अहमदाबाद में थी, उस टाइम पे हमारे अशोक भाई भी आए थे, और उन्होंने बहुत प्यार से आसिफ भाई को आशीर्वाद दिया था। उसमें उन्होंने बोला था यावत चंद्र दीवा करो। उन्होंने आसिफ भाई को ऐसा आशीर्वाद दे दिया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा ये काम चलता रहेगा। शायद उनको याद हो, तो आसिफ भाई को हमारे अशोक भाई ने बोला था। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत एक अच्छी जर्नी मेरे लिए तो रही कि एक अहमदाबाद से आता हूँ। एक बार बहुत मज़ेदार बात हो गई थी कि मैं लकड़िया पुल से जा रहा था बाइक पे, और पीछे से एक आदमी आया, एकदम सटाक से आके मेरे आगे खड़ा रह गया, और एकदम घूर के मुझे बोला कि क्या समझता क्या है अपने आप को? क्या हो आइंदा ऐसा अहमदाबादी का रोल नहीं करना, पैरे ही दिशा जदोरे। तो मतलब आप नहीं मानोगे, 2-3 साल तक तो अहमदाबाद में भी लोगों ने ऐसा समझ लिया कि मैं अहमदाबाद को बहुत खराब तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हर एक सालों को ऐसा लगने लगा था कि हमारा खराब चरित्र चित्रण हो रहा है। इतना इंटेंसली लोग मेरे साथ जुड़ गए थे, और वो लकड़िया पुल पे मुझे ये अनुभव हुआ था। मतलब कहने का मार ये है कि लोग इतने अटैच हो गए उस टाइम से ये सीरियल के साथ
कि जिसकी बात नहीं कर सकते। और मैं आसिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिलीप सर का और पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि मैं मेरी बहन के साथ बचपन से थिएटर करता था, बचपन से उसके साथ मेरी जर्नी रही थी। और वो जर्नी आसिफ सर थैंक यू, आपकी वजह से जो मेरी वो जर्नी थी वो कायम रही। और ऐसा किसको मिलता है कि अपनी बहन के साथ इतनी लंबी सफर वो तय करे। और आज भी बहन नहीं है तो भी मैं यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, पर ईश्वर की कृपा से बहन के साथ परफॉर्म करने की जो मैंने मजा ली है, हर एक पल दिलीप सर, मैं, बहना, बाकी सब लोग, तो ईश्वर की कृपा रही, वो सत रहा। बहन के साथ ही परफॉर्म करते करते ये जो जर्नी थी उसमें आगे बढ़ने की। तो मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ जो अभी यहाँ है, जो पहले जर्नी में साथ रहे, वो सभी का। और आप सभी दर्शकों का कि जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया, आपके बगैर ये सब नहीं हो सकता। तारक मेहता साहब का भी आशीर्वाद है हम लोगों पर। पूरी दुनिया को उन्होंने हंसाया, जब तक रहे सबको हंसाया। आज भी ऊपर से हंस रहे होंगे कि आज भी हम उनकी प्रेरणा से सबको हंसा रहे हैं। और ऐसा हर एक एक्टर के नसीब में नहीं होता कि ऐसा परिवार मिले। और मैं आप लोगों के साथ में हूँ, सब हमारे साथ हूँ। मैं बहना को भी बहुत मिस कर रहा हूँ और ये जर्नी शानदार रही। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां। 17 साल कंप्लीट हुए। 17 साल पहले असित कुमार मोदी ने एक दुकान खोली थी मेरे लिए, सोने की दुकान, और तब से मेरी ये दुकान चल रही है। आज भी उस दुकान में जो मैं सोडा बेचता हूँ उसमें प्यार और अपनापन है। एक मुसलमान का जब मैं करेक्टर कर रहा हूँ, आप सबको पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी ये आप ऑडियंस का प्यार है। और आसिफ भाई ने मुझे ये जो करेक्टर दिया है, मुझे बहुत बोला सर ने कि देख, छोटा सा करेक्टर है लेकिन तुझे निभाना है। तो मैं बहुत खुशी से आराम से मैं निभा रहा हूँ इस करेक्टर को। एंड यही कहूँगा कि बस इसी तरह से दुकान चलते रहे और ऐसी ही। मैं जरा लोगों को रोकना चाहूँगा, सॉरी टू से। दो कलाकार ऐसे हैं, सभी कलाकारों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। दो कलाकार ऐसे हैं जो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, जो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ हैं। वो है कवि कुमार आज़ाद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि डॉक्टर हाथी का रोल करते थे। एक दिन पहले हम उनके साथ शूटिंग कर रहे थे और दूसरे दिन खबर आई थी कि वो नहीं रहे। आज वो भी यहाँ पर होते तो वो भी बहुत खुश होते। और दूसरे थे हमारे नटू काका जी, घनश्याम जी, जो कि जिनके बारे में दिलीप जी आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत साथ दिया, खासकर तो मैंने उनके साथ में मेकअप रूम भी शेयर किया, बहुत सी बातें शेयर की। लेकिन आज वो यहाँ पर होते तो वो भी एक अलग अंदाज में होते। तो हम उन्हें भी याद करते हैं, उनको हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं है लेकिन हमारे बीच है, हमारे दिलों में। थैंक यू सो मच। हेलो हाय, सदफ हियर फ्रॉम फीफा फोर्स। वेल, कॉन्ग्रेट्स पहले तो सबको 17 साल के लिए। अजय सर, आसिफ सर एंड दिलीप जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, काफ़ी एक्टर्स ने एग्जिट की लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है फैंस का प्यार। तो ऑडियंस के लिए क्या कुछ कहना है, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड बी द रीज़न इस फैंस की लॉयल्टी के लिए? जो शो कोई तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये शो ऐसा है जो लोगों का है। वो कोई चैनल का नहीं, कोई प्रोडक्शन हाउस का नहीं, लोगों ने उठाया हुआ शो है, लोगों के दिलों में बसने वाला शो है। तो ये बात अलग होती है। इसमें कोई जैसे कहा जाता है कि टेलीविजन इज अ को क्रिएशन। हम ऑडियंस के साथ हर रोज जो ऐसे जी सोचते होंगे कि लोग कैसे उसको रिएक्ट करें, लोगों को क्या चाहिए, इस संबंध से ये शो बनता है। तो ये शो बनते ही रहेगा, उसमें कोई सवाल नहीं। हम लोग कहानी पे बहुत ध्यान देते हैं कि 8:30 बजे जो हमारा दर्शक आने वाला है टीवी पे,
उनको हम लोग क्या नया दे सके। तो आज मेरे राइटर्स भी यहाँ पे, राइटर्स की टीम है, राजू राजन, जीतू परमार, योगेश मेहरा, मनीष तिवारी और भार्गव त्रिवेदी, तो सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। वो स्क्रिप्ट जब डायरेक्टर के पास जाती है वो अपनी मेहनत करती है, फिर आर्टिस्ट के पास जाती है वो तो एक अलग ही तड़का लगाते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, क्योंकि हम सबके अंदर अभी एक चीज़ कॉमन है कि हम जो भी कर रहे हैं, जैसे अजय जी ने कहा ये शो ऑडियंस का है, तो हम हमारे ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकते। और मेरा पूरा फोकस रहता है कि स्टोरी, शो को कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। दिलीप सर आप कुछ ऐड करेंगे? बस क्योंकि ये सवाल ऑफकोर्स अजय जी और आसिफ जी के हिस्से का है, तो इसमें मैं एज ए बतौर एक्टर मैं तो क्या कह सकता हूँ। बस हमारा काम है, जब जो भी काम हमको मिला, जो भी स्क्रिप्ट हमको मिली, तो हम हमारा 100% उसको देने की हमेशा से कोशिश करते आए हैं डे 1 से, और आज भी वही कोशिश रही है। तो बस यही कि अगर सक्सेसफुल भी हुआ तो उल्टा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं। तो हमने आज तक कभी भी हमने ये ऐसा एक भी दिन ऐसे हल्के में नहीं लिया है कि चलो ठीक है अब तो हम सक्सेसफुल हो गए, हम बहुत सुपर हिट हो गए तो अभी थोड़ा ठीक है चलता है। ऐसा आज तक हर एक लाइन के पीछे, हर एक सीन में हम जैसे आसिफ भाई मेहनत करते हैं राइटर्स के साथ बैठ के, एक स्क्रिप्ट जब आती है तो हमारी ओर से भी हमारे मतलब एक्सपीरियंस के हिसाब से हमको लगता है कि हाँ एक कोई पंच अगर सूझता है तो इसको ऐड कर सकते हैं क्या। डायरेक्टर को हम पूछते हैं कि भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, या ऐसा अगर अच्छा तो हम करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी ऑफ कोर्स इम्प्रोवाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमेडी। तो वो भी हमें आसिफ भाई की तरफ से एज ए प्रोड्यूसर छूट मिली है कि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं सेट पे, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा जो कनेक्ट होता है ऑडियंस के साथ, तो वो आज तक टूटा नहीं है, तो वो चलता रहता है। थैंक यू।